एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक भारत की स्थिति एवं विस्तार, इंडियाज पोजीशन एंड एक्सपेंशन लेकर आई हूँ। इसे मैंने मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ये इंडिया का एक रफली मैप बनाया है जो कि आप सभी को आना चाहिए रफली ड्राइंग करना। अब देखिए, किसी भी देश की स्थिति जानने के लिए या फिर किसी भी स्थान की स्थिति जानने के लिए ग्लोब पर हमें किसकी जरूरत पड़ती है? अक्षांश और देशांतरों की। तो वो हम इस सर्किल से समझेंगे। मानिए ये एक ग्लोब है या पृथ्वी है, सर्किल है, इसे हमने दो बराबर भागों में विभाजित किया है। तो वो लाइन जो इसे दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है उसे विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा या इक्वेटर बोलते हैं। किस पे है ये? 0 डिग्री पर है। ठीक है। अब इस लाइन से जो ऊपर का पार्ट है उसे हम उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं। इस बीच की लाइन से जो नीचे का पार्ट है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। ये जो हमारा ऊपर की ओर है ये नॉर्थ पोल है और ये जो नीचे की ओर है ये दक्षिणी ध्रुव मीन्स साउथ पोल है। अब देखिएगा, इस 0 डिग्री से भूमध्य रेखा की लाइन से उत्तरी ध्रुव तक 90 डिग्री का कोण बनता है। ये जो आप लेटी हुई रेखाएं देख रहे हैं 0 डिग्री से ऊपर, ये जो लेटी हुई या फिर बीड़ी हुई रेखाएं हैं इन्हें अक्षांश बोलते हैं। इनकी विशेषता ये है कि ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं और एक संपूर्ण वृत्त बनाती हैं। संपूर्ण वृत्त जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ऐसे ऐसे ये ऐसे बनी होती हैं जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। इस तरीके से ये एक संपूर्ण वृत्त बनाती हैं और ये हर एक अंश पर बनी होती है। तो यहाँ से लेके ऊपर की ओर इनकी संख्या होती है 90। इसी तरीके से ये लेटी हुई रेखाएं नीचे बनती हैं और इनकी संख्या होती है नीचे भी 90। तो जब भी आपसे एक क्वेश्चन किया जाए, देखिए हम समझ तो भारत की स्थिति रहे हैं लेकिन एक पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि बीच बीच में आपके बहुत से प्रश्न उठते हैं इससे, इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो जब भी बात की जाए कि टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं और अक्षांश को बोलते हैं लेटीट्यूड, ठीक है, तो उनकी टोटल संख्या होती है 181। कैसे? 90 डिग्री आपके ऊपर और जो 90 रेखाएं नीचे होती हैं, 90 90 180 और एक रेखा आपकी ये 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा 181, ये मिलकर बन गई। अब देखिएगा, जब हम 0 डिग्री से थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो एक विशेष लाइन बनती है 23.5 डिग्री पर पड़ती है, उसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरीके से जब हम 0 डिग्री से और नीचे थोड़ा आते हैं तो यहाँ भी एक स्पेशल लाइन 23.5 डिग्री पे पड़ती है जिसे बोलती है मकर रेखा। साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। अब देखिएगा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और फिर इसके ऊपर कर्क रेखा के ऊपर थोड़ा चलने पे 66.5 डिग्री पर पड़ती है हमारा आर्कटिक सर्कल। इसी तरीके से मकर रेखा के नीचे थोड़ा चलने पर एक और मुख्य रेखा पाई जाती है जो 66.5 डिग्री हम अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं। अब देखिए, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक सर्किल, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक सर्किल। तो ये जो अक्षांश हमारे नाम दिए गए हैं ये कैसे दिए गए हैं इसका भी रीजन मैं आपको बताती हूँ। हम सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, इसीलिए उसके बीच से ऊपर की जो और रेखा है वो 23.5 डिग्री बोली गई और उससे नीचे की जो रेखा है वो भी 23.5 डिग्री बोली गई। नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम सन की पोजीशन में सूरज की पोजीशन देखेंगे। तो देखिए, ये जो बीच वाली लाइन हमारी भूमध्य रेखा है, यहाँ पर सन। अब देखिएगा, ये कर्क रेखा, ये हमारी भूमध्य रेखा और ये हमारी मकर रेखा। तो जो सूर्य की किरणें हैं या जो सूरज है
उनकी किरणें साल में, वर्ष भर में किसी न किसी टाइम जरूर ही इस क्षेत्र में लंबवत पड़ती हैं, मीन्स वर्टिकल, सीधी पड़ती हैं। और यहीं पर हमें यही वाला जो क्षेत्र है हमारा, वो सर्वाधिक गर्मी के देश हमारे इन्हीं क्षेत्र के बीच में पाए जाते हैं। अब देखिएगा, भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की किरण सीधी पड़ती है तो वो एक पोजीशन कहलाती है, जिसे क्या बोलते हैं, विषुव, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। ये भी एक क्वेश्चन आपका बनता है कि इक्विनॉक्स क्या होता है। तो जब 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो उस पोजीशन को विषुव या इक्विनॉक्स बोलते हैं। अब ये होता कब है, ये हमारा वर्ष में 2 तारीखों को होता है, एक 23 दिसंबर, दूसरा 21 मार्च। और इन दोनों डेट्स पर जो हमारे दिन और रात होते हैं उनकी अवधि बराबर होती है। अब देखिएगा, कर्क रेखा पर सूर्य कब लंबवत होता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा 21 जून को। इसी तरीके से मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कब लंबवत पड़ती हैं या सूर्य मकर रेखा पर कब होता है, तो याद रखिएगा 22 दिसंबर को। ये 4 डेट्स जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च और 22 दिसंबर। अब देखिए, आपको बताती हूँ, जब इस क्षेत्र में हमारा सूरज रहेगा तो जाहिर सी बात है गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। अब देखिए, जो ये कर्क रेखा है इसके ऊपर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, मीन्स हल्की सी तिरछी पड़ती हैं, कम पड़ती हैं। इसी तरीके से मकर रेखा के नीचे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, थोड़ा सा कम पड़ती हैं। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इस सर्किल से ही आप समझ जाएंगे कि हमारी आगे की चीज़ें कैसे हो रही हैं। अब देखिए, जब सूरज की किरणें ऊपर जाने पे कम पड़ रही हैं तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे देश पाए जाएंगे वो ठंडक के होंगे, गर्मी कम होगी। इसी तरीके से मकर रेखा के नीचे जितने भी क्षेत्र होंगे, जो भी देश होंगे, वो भी हमारे शीत ऋतु वहाँ पे ज़्यादा पाई जाएगी, ठंडक के देश पाए जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, ये आपके इतना कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं, ये इस पोल से लेकर इस पोल के बीच में हमने आपको अक्षांश तो बता ही चुके हैं, देशांतर। अब देखिए, देशांतर किसे कहते हैं, तो उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव के बीच में जो खड़ी रेखाएं पड़ती हैं, ध्यान रखिएगा, खड़ी रेखाएं, और देशांतर को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो ये रेखाएं जो हैं ये हमारी क्या कहलाती हैं, देशांतर कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए, ये उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव के बीच में आ रही हैं, और आप में अब ये मैं जो पूरा समझा रही हूँ कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा, ये दिखाने का मतलब क्या निकल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो हमारे भूमध्य रेखा है ना, और ये हमने देशांतर रेखाएं बनाई, तो यहाँ पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, सर्वाधिक होती है। दिख रहा होगा आपको, मैं डिफरेंस बता रही हूँ कि अब आप अक्षांश में और देशांतर में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। दो रेखाओं के बीच, दो देशांतर रेखाओं के बीच भूमध्य रेखा पे हमारा डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के ऊपर जाते हैं देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम पड़ती जाती है। इसी तरीके से भूमध्य रेखा के नीचे आती है तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती चली जाती है, और एक टाइम पे ये ऐसा आता है कि नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी बनता है कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है और सबसे कम कहाँ पे होती है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब देखिए, ये देशांतर रेखाओं की टोटल संख्या हमारी 360 डिग्री होती है। ये 180 हमारी यहाँ पे बनती हैं और 180 हमारी यहाँ पे बनती हैं। डिफरेंस ये है कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं, लेटी हुई रेखाएं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती थी, और जबकि एक संपूर्ण वृत्त बनाती हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं एक टाइम पर आकर आपस में मिल जाती हैं और ये पूरा वृत्त नहीं बनाती हैं। ये हमारा
हेमीस्फीयर अर्धगोला बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, अब हम बात कहाँ की कर रहे थे, बात कर रहे थे हम भारत की स्थिति की। तो इन रेखाओं को मैंने समझाया है। अगर आप एक ब्लैंक पेज लें ग्राफ के तौर पे, इसे आप एक ग्राफ मानिए। ठीक है, ये ग्राफ है। तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं मैंने ये ग्राफ पे आपको बना के समझाई हैं। ये 0 डिग्री हमने भूमध्य रेखा ले ली, यहाँ से ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ये हमारी कौन सी चल रही है, लेटी हुई, ये हमारी कौन सी है, ये हमारी लेटी हुई लाइनें अक्षांश है, और ये हमारी खड़ी लाइनें कौन सी हैं, देशांतर है। तो देखिएगा, ये खड़ी लाइन, ये भूमध्य रेखा, ये खड़ी लाइन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, लास्ट में कहाँ तक, 180 तक आ गए। इसी तरीके से इधर, क्योंकि देशांतर हमारे 360 होते हैं, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, और इधर भी हम 180 तक आ जाएंगे। इसी तरीके से ये अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री आपका 1 to 90 डिग्री तक, सेम ऐसे ही नीचे 1 डिग्री 2 डिग्री 90 डिग्री तक, ये आपका ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। अब मैं दिखाना चाहती हूँ कि हम कोई पोजीशन कैसे लोकेट करते हैं। अब अगर आपसे बात की जाए कि ग्लोब पर कोई भी बिंदु या कोई भी स्थान, मान लीजिए हमारा यहाँ पे पड़ रहा है, अब हम इसकी स्थिति कैसे बताएंगे, पोजीशन कैसे बताएंगे। तो देखिएगा, अगर कोई भी बिंदु, कोई स्थान हमारा, कोई देश हमारा यहाँ पे पड़ रहा है, तो कैसे बोलेंगे, बोलेंगे कि ये 0 डिग्री अक्षांश, ये है ना, और 3 डिग्री देशांतर पर पड़ रहा है। किस पे, 0 डिग्री अक्षांश और 3 डिग्री देशांतर पर। या फिर हम कह सकते हैं कि 3 डिग्री देशांतर पर 0 डिग्री अक्षांश जहाँ पर काट रहा है, वहाँ पर ये देश या ये स्थान पड़ रहा है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। अब बात करें हम भारत की स्थिति की, तो देखिए, भारत कोई हमारा बिंदु तो नहीं है, एक बड़ा देश है, ज़्यादा जगह में पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि भारत हमारा यहाँ कहीं पे पड़ रहा है। तो अब हम इसके क्या करेंगे, इसके पश्चिम से क्या कैसे इसके पड़ता है, दक्षिण में साउथ में इसके क्या कैसे पड़ता है, नॉर्थ पे क्या कैसे पड़ता है, और हमारा ईस्ट पूरब में इसके क्या कैसे पड़ता है। तो अब हम भारत का इन चारों बाउंड्री से पोजीशन देखेंगे कि क्या कहाँ पे कैसे पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद अपनी बात हम भारत की स्थिति की ही करेंगे। यदि आप लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात कर रहे थे भारत की स्थिति की, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ कहीं पे मानिए हमारा भारत स्थित है, पाया जाएगा। तो इसके हम पश्चिम से क्या क्या पढ़ते हैं पॉइंट्स, और इसके साउथ दक्षिण से, और इसके ईस्ट पूरब से, और नॉर्थ उत्तर से क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं ये देखेंगे। अब देखिए, आपको पता होगा कि जो हमारी कर्क रेखा है वो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। यह हमने पढ़ा है कि कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है। तो जो हमारा इंडिया होगा ये यहाँ पर, ये हमने कर्क रेखा बनाई थी ना, तो ये हमारा भारत यहाँ कहीं पे लोकेट होगा। ठीक है, यहाँ पे इस कर्क रेखा पे हमारा भारत की स्थिति पाई जाएगी। अब देखिए कि इसकी मेन सिचुएशन क्या बनेगी। तो मेन सिचुएशन हमारी भारत की बनेगी, ये आप अक्षांश मान लीजिए, ये देशांतर है, तो भारत यहाँ पे लोकेट होगा। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये जो भारत है हमारा, ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके अक्षांश से कि अक्षांश कौन कहाँ से जाता है, दक्षिणतम बिंदु पे कौन सा है, उत्तर के बिंदु पे कौन सा है। तो ये जो दक्षिणतम बिंदु पे हमारा अक्षांश यहीं से जाएगा, क्योंकि ये भी नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो जो दक्षिणतम बिंदु से हमारा अक्षांश जाता है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ये किससे जाता है, मुख्य भूमि। देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं दक्षिणतम बिंदु से, ध्यान दीजिएगा। जब भी बात मुख्य भूमि की करें तो वो अक्षांश हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और नॉर्थ ही रहेगा,
क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि इंडिया जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो कोई भी अक्षांश हमारा साउथ से होकर नहीं गुजरेगा। और ये कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। इसको केप कमोरियन भी बोलते हैं और कुमारी अंतरिम भी बोलते हैं। अब जो दूसरा दक्षिणतम बिंदु अक्षांश का है वो देखिएगा, ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार, ये द्वीप समूह यहाँ पे बने। तो ग्रेट निकोबार पर 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ ये अक्षांश जाता है। इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, या इसका पुराना नाम एक है पार्सन पॉइंट। ध्यान रखिएगा, 2 अक्षांश दक्षिणतम बिंदु से जाते हैं। जब भी मुख्य भूमि से बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी, और जब सबसे दक्षिणतम की बात करें, मुख्य भूमि ना हो, तब वहां पर हमारा 6 डिग्री 45 मिनट पे ग्रेट निकोबार पे जाएगा। इसका नाम इंदिरा पॉइंट पड़ा। राजीव गांधी जी यहाँ पे विजिट करने गए थे ग्रेट निकोबार पे, तो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाम पर इसका नाम रखा। और एक क्वेश्चन यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा कि ग्रेट निकोबार 2004 में सुनामी में डूब गया था, जलमग्न हो गया था। एक चीज और कि हो सकता है पिक में आपको ये क्लियर ना दिख रहा हो, तो आप ऐसे मैप से मैं हाथ चला रही हूँ, ऐसे समझ लीजिए, और बाकी इसके जो मेन वर्डिंग है, नाम है, वो ध्यान से सुनिएगा, मेरे बोलने से आपको क्लियर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं उत्तरतम बिंदु से अक्षांश कौन सा जाता है। तो ये हमारा भारत का उत्तरतम बिंदु है, और यहाँ से जो अक्षांश जाता है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और ये पड़ता कहाँ है? लद्दाख में, प्रेजेंट टाइम में लद्दाख में, और जो कि पहले जम्मू कश्मीर में बोला जाता था। इसका नाम है इंदिरा कॉल। याद रखिएगा, दक्षिणतम बिंदु पे जो है वो है इंदिरा पॉइंट, कंफ्यूज ना होइएगा, और ये उत्तरतम बिंदु पर जो है इंदिरा कॉल। ठीक है, ये हमने अक्षांश देख लिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे, इससे एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। ये मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये है ना, ये हमने लेटी हुई रेखाएं बनाई जो आपस में नहीं मिलती हैं, इनके बीच की दूरी तो ये होती है 111 किलोमीटर। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, हमने अक्षांश के पॉइंट देख लिए। अब हम आते हैं देशांतरीय विस्तार पे। तो ये देशांतर रेखाएं खड़ी वाली हैं। अब हम इसमें यहाँ पे देखेंगे, तो ये इसे क्या बोलते हैं? ये हमारा वेस्ट है ना, तो पश्चिमी बिंदु से जो देशांतर जाता है 68 डिग्री 7 मिनट, कितने पे जाता है ये हमारा? 68 डिग्री 7 मिनट पे। लेकिन ये है कौन सा? पूर्वी देशांतर। क्यों? क्योंकि फिर से क्लियर कर दे रही हूँ, भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो साउथ से और वेस्ट से कोई भी अक्षांश या देशांतर नहीं जाएगा। इसी तरीके से इसके पूर्वी देशांतर की हम बात करें तो ये है 97 डिग्री 25 मिनट, और अरुणाचल प्रदेश किबुथु में, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किबुथु, वहां पर हमारा ये पूर्वी देशांतर जाता है 57 डिग्री 25 मिनट, और ये इधर का हमारा वेस्ट साइड में 68 डिग्री 7 मिनट पे पूर्वी देशांतर जाता है गुजरात। गुजरात में एक जगह है गौर माता, या फिर इसे सरक्रीक भी इसको बोलते हैं, और ये कहाँ पे पड़ता है? हमारे नारायण सरोवर के पास में, कच्छ जो कि एक बहुत ही दलदली जगह है। याद रखिएगा, गुजरात गौर माता। इस तरीके से हमने ये अक्षांश जो हमारे गए दक्षिणतम और उत्तरी बिंदु के देख लिए, और देशांतर भी हमने ईस्ट और वेस्ट साइड के देख लिए। अब हम देखेंगे इनका विस्तार। तो देखिए, अक्षांशीय विस्तार हम कैसे निकालेंगे? ये वाला हमारा है ये अक्षांशीय विस्तार, तो हम 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट को माइनस कर देंगे, तो हमारा अक्षांशीय विस्तार आएगा 29 डिग्री 2 मिनट। इसको हम लगभग 30 डिग्री भी बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है, सीधे 30 डिग्री, तो याद रखिएगा। फिर हमारा देशांतरीय विस्तार कैसे निकाला हमने? 57 डिग्री, ये है ना, ये खड़ी लाइनें देशांतर होती हैं, 57 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट को माइनस कर दिया, तो ये हमारा आया
29 डिग्री, जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 29 डिग्री 18 मिनट। ठीक है, तो इसको भी हम लगभग क्या बोलते हैं, 30 डिग्री। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जब इसका हमारा अक्षांशीय विस्तार और ये देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग 30 डिग्री आया, तो क्या है कि इसका भारत का आकार कैसा हुआ, चतुष्कोणीय हुआ। कैसा हुआ, चतुष्कोणीय हुआ। ठीक है, क्योंकि लगभग इसकी लंबाई और लगभग इसकी चौड़ाई दोनों ही हम कह सकते हैं बराबर होती हैं। अब देखिएगा, इसकी हम लंबाई निकालेंगे। ये भी एक क्वेश्चन बनता है ना कि इंडिया की नॉर्थ से साउथ बताइए और ईस्ट टू वेस्ट लंबाई कितनी होती है बताइए। तो देखिए, हम इंडिया की ये वाली जब नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण, ये वाली लंबाई देखेंगे और आपको बता चुके हैं इसका हमारा ये अक्षांशीय विस्तार ये वाली है, तो ये 30 डिग्री आया और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। तो इसकी हम लंबाई कैसे निकालेंगे, 30 इंटू 111। हमारा लगभग में ये जाएगा तो 33 करके है, लगभग में हमारा ये 32 हम लेते हैं 3214 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई हम लेते हैं 3214 किलोमीटर भारत की होती है। अब हम इसका पूरब से पश्चिम का देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ की लंबाई। तो देखिए, इसका भी हमारा 30 डिग्री के लगभग आया था देशांतरीय विस्तार, और दो देशांतर के बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर बताई थी। तो ये हमारा 30 इंटू 111 करेंगे तो 2933 किलोमीटर होगा। अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये देखने में बन रहा होगा कि हमने 30 इंटू 111 किया 3214, और यहाँ पे भी 30 इंटू 111 किया तो 2933। तो पूरब से पश्चिम ये देशांतरीय विस्तार में जो लंबाई आई या चौड़ाई आई, ये कम कैसे आई। तो देखिए, समझिएगा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, ठीक है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर, ठीक है। बट डिफरेंस कहाँ पे आता है, क्योंकि अक्षांश रेखाएं हमारी एक दूसरे को कभी नहीं मिलती, इनके बीच की दूरी क्या हमेशा ही बराबर रहती है। लेकिन ये जो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, तो इसे आप भूमध्य रेखा पर यहाँ पर 111 किलोमीटर मानिएगा, ये सर्वाधिक दूरी है। देशांतर रेखा की भूमध्य रेखा पर 111 किलोमीटर यहाँ की दूरी सर्वाधिक है, और जैसे जैसे ये कर्क रेखा की ओर जाएगी या नीचे मकर रेखा की ओर आएगी तो इसके बीच की दूरी घटेगी ना, तो इसलिए यहाँ पर ये डिफरेंस आ जाता है। हालांकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारा 281 किलोमीटर का ही है, बट ये क्वेश्चन आता है कि जब ये दोनों हमारे लंबाई में और चौड़ाई में या 30-30 डिग्री लगभग बराबर आ रहे हैं, तो फिर भी ये कम कैसे है। तो ये इस वजह से कम है क्योंकि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो एक दूसरे से बराबर 111 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहती हैं, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं वो जैसे जैसे कर्क रेखा की ओर बढ़ती है, और मैं कर्क रेखा बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो हमारा भारत है, हम भारत की स्थिति की बात कर रहे हैं, ये हमारा कर्क रेखा पर स्थित है। तो जैसे देशांतर रेखा कर्क रेखा की ओर बढ़ेगी, इसके बीच की दूरी घटती जाएगी, वो यहीं पे 281 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, ये हमने पूरी भारत की स्थिति और इसका विस्तार समझ लिया। अब देखिए, भारत का हमारा क्या है, क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.43% है, मतलब वर्ल्ड का 2.43% जो हमारी लैंड है, भूमि है, वो भारत के हिस्से में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, 7वां, और फर्स्ट स्थान कौन सा है, पहला स्थान रूस का है। दो क्वेश्चन याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है, पहला रूस का है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान दूसरा है और पहला चीन का है। ऐसे ही क्षेत्रफल में भारत ने विश्व का 2.43%
एरिया कवर किया है। और जनसंख्या में विश्व से भारत की जनसंख्या कितनी है? 17.5%, 17.5% से भी ज्यादा है। अब देखिए भूमि हमारे पास जनसंख्या की दृष्टि से कितनी कम है, हम विश्व की जनसंख्या 17.5% से भी ज्यादा है और लैंड हमारे पास सिर्फ 2.43% ही है। इस तरीके से हमने भारत की स्थिति और विस्तार को समझा। इसके आगे के और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम फिर से इसमें कर्क रेखा, मकर रेखा और ये सारी स्थितियां पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये सेशन, ये प्रयास सब पसंद आया होगा। इसे